हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये थर्ड पार्ट है फाइनेंस की फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक का। अगर आपने मेरी पहली दोनों वीडियोस नहीं देखी है देन आई रिकमेंड कि आप वो जा के पहले देखो, ताकि आपको समझ में आए और रेफरेंस लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। एक्चुअली इस वीडियो में जो है मैं कोशिश करूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनीज़ की होती है डिफरेंट तरह की, वो सब कैसे एनालाइज की जाती है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा इसमें। ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स सी कैसे होती है। तो इसके लिए मैं बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मैं बैलेंस शीट खोलूँगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने खोला, इसको आ गया बीएससी बैलेंस शीट ओपन। इसमें जो ये पहला लिंक आ रहा है मनी कंट्रोलर का, वो मैं खोलूँगा। ठीक है, मैंने आपको बैलेंस शीट एनालाइज करना पहले सिखाया है कि क्यों इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखा जाता है, स्टैंड अलोन में नहीं देखा जाता है, क्या क्या देखा जाता है क्या नहीं देखा जाता है बैलेंस शीट में। फिर भी लेट्स सी, एक बार मैं रिवाइज हो जाएगी आप लोग की इस वीडियोस के थ्रू। इसमें जो है आपको रिजर्व एंड सरप्लसेस देखा जाता है कि कंपनी के पास अभी करंटली कितना रिजर्व्स है इसमें। उसके बाद फिर देखा जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कि कर्जा कितना है इस सब पे कंपनी पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि इसके पास अभी करंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये जो है ये चीज़ कितना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो इसका ये बढ़ रहा है धीरे धीरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है कि हमें कैसे समझ क्या क्या देखना होता है बैलेंस शीट में समझने के लिए। तो ये तो हो गया एक चीज़। ठीक है, इसके बाद अगर आप ऊपर आओगे, देखो ये देखो यहाँ पे फाइनेंशियल है, यहाँ पे बैलेंस शीट है, ये पीएनएल है। ठीक है, चलिए अब पीएनएल हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमें इसमें तीन चीज़ देखनी होती है। पहला बैलेंस शीट, दूसरा पीएनएल एंड तीसरा जो है ये कैश फ्लोज, ये वाला सेक्शन, ये चीज़ देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी इसका पीएनएल खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि असल में ये हो क्या रहा है। इसमें भी सेम चीज़ कंसोलिडेटेड में ही इसको देखा जाएगा हमेशा, कभी भी स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा मैं ब्रीफ इसके बारे में देना चाहूँगा। आप ये चीज़ पहली बार देख रहे होगी ये सब, तो घबराने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे इसको कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रेवेन्यू इसका जनरेट हो रहा है उससे। ठीक है, जैसे बीएससी जो है वो आपका कैपिटल मार्केट में है, तो इसका जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है उससे कितना बन रहा है। ठीक है, कोई अगर कंपनी सीमेंट बनाता है, सीमेंट बेचने से उसको कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो चीज़ इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सर्विस टैक्स ये सब इसमें लेस होता है, ताकि पता चले कि एक्चुअली में कितना इसको ऑपरेशन से आ रहा है पैसा। ठीक है, ये जो एक होता है अदर इनकम, तो कंपनी जो है वो बिजनेस के अलावा और भी बहुत कुछ करती है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी को पैसा ही लोन पे दे दिए, वो सब भी चीज़ें करती है बिजनेस, कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के टर्म में। ठीक है, तो ये उससे जो इनकम जितना जनरेट होगा वो अदर इनकम में आ जाता है। ठीक है, तो अगर टोटल ऑपरेटिंग और इनकम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब नीचे आता है तो देखता है एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब सीमेंट बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, या फिर कोई बिस्किट बना रहा है तो उस बिस्किट बनाने में कितना का मटेरियल का कॉस्ट लगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो है, ये भी आप देख सकते हो ये भी जीरो है। ऑपरेशन एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो ऑपरेशंस हुआ, जो आया सामान, जो प्रोसेस हुआ, वो सब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जाता है इसमें, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जीरो है। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दी जाती है तो उसमें जो एक्सपेंस होता है वो भी कंपनी ही बेयर करेगा, तो इसीलिए ये सब इसमें एक्सपेंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब भी है इसमें। उसके बाद फिर उसमें जो एसेट लगा रहता है उस सब पर डिप्रिसिएशन भी होता है, तो वो चीज़ हो गया इसमें डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये अदर एक्सपेंसेस, इस सब के अलावा
जो छोटा मोटा एक्सपेंस हुआ कंपनी का वो कितना हुआ, तो वो सब अदर एक्सपेंसेस में आ करके यहाँ पर ये टोटल एक्सपेंस जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंस हुआ है कंपनी का, इसमें कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आप देखिए, यहाँ पे ये एक्सेप्शनल आइटम है। तो किसी भी बिजनेस में एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? एक्सेप्शनल आइटम बिजनेस के टर्म में वो चीज़ हुआ जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपेंस होता है। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी ने अपना ज़मीन बेचा, तो वो तो एक्सेप्शनल आइटम में है, क्योंकि वो तो एक ही बार बिका, वो तो दोबारा बिकेगा नहीं कंपनी के पास। वो तो ईयरली उसमें वो जनरेट नहीं कर पाएगा वो ज़मीन बेच करके। तो ऐसा इनकम जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में एक ही बार वो अचीव करता है, या ऐसा कोई ऑपरेशन जिसके थ्रू जो इनकम आता है वो कंपनी हर साल जनरेट नहीं कर सकता है, तो वैसा जो इनकम या एक्सपेंस रहेगा वो तो होता है एक्सेप्शनल आइटम में। ठीक है, उसका बाद फिर ये हो गया नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स। अब बिजनेस है, प्रॉफिट हुआ तो इस पर टैक्स तो लगेगा ही। ठीक है, तो फिर अब ये हुआ इसमें टैक्सेस सब, तो टोटल टैक्स कितना लगा इसमें, तो वो चीज़ ये रहा। ठीक है, तो ये इसका इनकम हो गया, यहाँ पे ये इनकम हो गया कंपनी का इस साल का, ये इस साल का एक्सपायर टैक्स हो गया। उसके बाद फिर ये हो गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट हुआ वो ये रहा इसका। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये इसको कहते हैं हम लोग P&L। ठीक है, तो हमने अभी बैलेंस शीट देखा, P&L देखा, एनालाइज करना। फिर अब हम लोग ऊपर जाते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कैश फ्लो, कि कैश फ्लो कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी आप स्टैंड अलोन कभी नहीं देखोगे, हमेशा आप इसमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में ही आप देखोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या चल रहा है यहाँ पे अभी। भाई यहाँ पे ये अब आपको दे रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का अभी। ठीक है, ये रहा बिफोर किसी ऑपरेशन के बाद। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो ऑपरेशन उन्होंने की, मतलब जो बिजनेस के वक्त जो ऑपरेशन हुआ, तो उससे कितना इनकम इन लोग को आया। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करती है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना पैसा आया इनको, ठीक है, या कितना गया, वो चीज़ यहाँ पे बताएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये 22 मार्च का आप ईयर आप देख सकते हो कि ये 22 का ये इसका नेट कैश इनफ्लो है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो ये क्या चल रहा है, कैश बिगनिंग और कैश एंडिंग। तो देखो ईयर जो होता है उसके पहले जो, तो ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले उनके पास जीरो अकाउंट होगा, उनके पास भी जो है पहले से कुछ तो पैसा होगा। तो वो चीज़ देखो यहाँ पे पिछले साल का जो रेस्ट अमाउंट बच गया, यहाँ पे देखो कैश एंड की इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर का जो कैश इक्विवेलेंट बचा है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया इस साल का, कि पिछले साल लॉस हुआ है कंपनी को, तो रिज़र्व जो उनके पास पैसा था उसमें से उन्होंने दिया है, तो उनके पास इतना बचा। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाओ तो ये 21 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, तो ये 22 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 22 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो इसमें ऐड होकर के यहाँ पर ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ टोटल हुआ। और फिर एक चीज़ होता है कि हमें जो है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, हमें उसको भी एनालाइज करना होता है। ठीक है, फॉर प्रॉपर, क्योंकि वो उससे समझ में क्लियरली समझ में आए कि एक्चुअली में कंपनी काम कैसे कर रही है, उसके बारे में आगे का फ्यूज़न क्या है, विज़न क्या है कंपनी का। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझना पड़ता है हमें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें बस यही 3 चीज़ देखनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये बैलेंस शीट हो गया आपका, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, अगर आप जाओगे पहले वीडियो में, तो सबसे पहला एक वीडियो होगा फंडामेंटल एनालिसिस में, बेसिक लेवल पार्ट 1 करके। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें बैलेंस शीट कैसे एनालाइज किया जाता है। फिर इसमें मैंने आपको बताया आज कि
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कैसे एनालाइज किया जाता है, और फिर ये कैश फ्लो जो है वो कैसे एनालाइज किया जाता है, और क्यों ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो सब कंसोलिडेटेड फॉर्म में क्यों एनालाइज किए जाते हैं, वो मैंने पहले के वीडियो में मैंने आपको बता चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप ये पहले के जो इसके 2 वीडियोस होंगे वो आप देख लो, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि इसमें क्या मैं बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडे। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर सच कंटेंट। थैंक यू।